नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन शीघ्र आने वाला है और हम बिहार की सीरीज चला रहे हैं। बिहार के मैप के थ्रू बिहार पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जैसे हिस्ट्री वगैरह है तो उसको भी थोड़ा बहुत पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको समझा देंगे, क्योंकि हिस्ट्री जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बिहार की हिस्ट्री भी शामिल होगी, लेकिन फिर भी बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और आज हम बिहार की मृदा बताने वाले हैं। इससे पहले हमने भौतिक विभाजन, भौगोलिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा, जनगणना और भी नदियाँ, जलप्रपात, झरने, झीलें, इन पर सभी पर वीडियो बना दिए हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल करके, तो आप उसमें से देख लीजिएगा और क्रमबद्ध तरीके से सभी वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और मैप पर इन्हें देखने की जरूर कोशिश किया करें, और न सिर्फ बिहार को ही, कुछ भी पढ़ें आप तो उसे मैप में जरूर कोड करें, इससे आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। आइए हम बात करेंगे आज बिहार की मृदा की। मृदा पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। 60% लोग ऐसे हैं जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी करें। आइए देखते हैं बिहार की मृदा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हूँ तो थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। हो सकता कि अभी वीडियो एक दिन छोड़ एक दिन आए, क्योंकि रोज वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और पूरे ऊर्जा के साथ नहीं पढ़ा पाते हैं तो उतना आनंद नहीं आता पढ़ाने में। फिर भी चलो मृदा पर बात करते हैं। आइए बिहार की मृदा। बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर बिहार के मैदान की मृदा, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा और पठारी मृदा। उत्तर और दक्षिण को किस तरह बांटा गया हमने आपको पहले भी बताया था जब नदियां पढ़ा रहे थे। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। बिहार के लगभग मध्य से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभक्त करती है, बिहार का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में उत्तरी मैदान हो गया और दक्षिणी भाग में दक्षिणी मैदान हो गया। और ये जो पठारी मृदा है ये बिहार के दक्षिणी भाग में है, जो छोटा नागपुर के पठार से लगा हुआ है, जो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पठारी मृदा पाई जाती है। बिहार में 90% जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। तो 90% जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बाकी ये छोटे छोटे भागों में मृदा अलग अलग तरीके से बटी हुई है। तो आइए हम सब, आपको बिहार का मैप दिखाई दे रहा होगा, लमसम ठीक बना है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तराई पर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? तराई मृदा। तराई समझ लेते हैं कि तराई क्या होता है। तराई उस क्षेत्र को कहते हैं जो हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र होता है, उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जो हिमालय के बाद वाला जो मैदानी क्षेत्र शुरू होता है वो क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। वहां पे नमी अधिक मात्रा में होती है। और ये चूंकि हिमालय यहाँ से नेपाल है, यहाँ क्या है? नेपाल। तो नेपाल में कौन सा है? हिमालय है। तो हिमालय के जो नीचे का, हिमालय के जस्ट बाद वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तराई। तराई। तो तराई मृदा की क्या विशेषता है? इसका रंग भूरा होता है और हल्का पीला सा होता है। इसमें लवण और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तथा फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम पाई जाती है। ये धान, पटसन, गेहूं और जौ जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तराई मृदा कहाँ पाई जाएगी? बिहार के सबसे उत्तरी क्षेत्र में, जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र होता है। तराई से ही पता चला, बोलते हैं ना इसकी तराई कर दो, मतलब गीला कर दो। तो कहीं ना कहीं इसमें नमी अधिक होती है
इसलिए ये तराई बोलते हैं इसको। और ये इसका रंग भूरा और हल्का पीला सा होता है। इसमें लवण और ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है और फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। इसमें धान, पटसन, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन होता है। इसके बाद वाली जस्ट बाद वाली मृदा खादर मृदा कहलाती है। इस खादर को नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ क्यों? क्योंकि ये नदियों के द्वारा बार बार नई हो जाती है। इस पर नदियां, बाढ़ का पानी ये सब आता है, तो जो नवीन तत्व नदियों के होते हैं वो इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये नवीन होती है। तो ये खादर है। तराई के जस्ट बाद वाला क्षेत्र खादर कहलाता है और खादर की विशेषता है कि ये नवीन जलोढ़ मृदा है और ये उपजाऊ मिट्टी है। ये बाढ़ से निर्मित होती है, नदियों के द्वारा निर्मित होती है और ये उपजाऊ मिट्टी है। इसी को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो सबसे ऊपर तराई हो गई, उसके बाद खादर। फिर इधर देखिए, ये जो सिवान सारण का क्षेत्र है, गोपालगंज, सिवान आदि का जो क्षेत्र पड़ रहा है, यहाँ पे जो मृदा है इसको हम क्या कहते हैं? ये बल सुंदरी है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे हम बल सुंदरी कहते हैं। बल सुंदरी की विशेषता है कि ये चूना और क्षार युक्त होती है, अर्थात ये क्षारीय मृदा है। बल सुंदरी कैसी मृदा है? क्षारीय मृदा है। इसके बीचों बीच में ये जो पटना आदि का क्षेत्र है, ये कौन सा है? यहाँ ताल मृदा पाई जाती है। ताल की विशेषता क्या है? कि ये वर्षा में जलमग्न रहती है। ताल हमने जब नदियां पढ़ा रहे थे तब भी बताया था। ताल कौन सा है? वर्षा में जलमग्न रहती है और ये उर्वर क्षेत्र है। इसमें दलहन अधिक उपजता है। दलहन का उत्पादन ताल मृदा में अधिक होता है। इसे ताल या टाल दोनों कहते हैं। वर्षा में ये जलमग्न रहती है और ये उर्वर क्षेत्र है और इसमें दलहन की फसल अधिक उपजाई जाती है। ताल के बाद बांगर आएगी। बांगर आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है और ये धान, गेहूं, बाजरा, गन्ना, अरहर आदि के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। इसके बाद आपका करेल और केवाल क्षेत्र है। बांगर यहाँ भी है थोड़ी सी। करेल और केवाल का क्षेत्र ये अपशिष्ट मिट्टी है और इसमें बालू के कण भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मृदा भी अच्छी फसलें उत्पादन के लिए जानी जाती है। धान वगैरह यहाँ भी हो जाता है, लेकिन इधर की अपेक्षा ये क्षेत्र सूखा और पठारी क्षेत्र है। ये लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, कम उपजाऊ है। यहाँ इसमें लोहा अधिक पाया जाता है, बालू अधिक पाई जाती है। ये मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है, जैसे ज्वार, बाजरा और ये सब के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर मैदान की मृदा, दक्षिणी मैदान की मृदा और ये पठारी मृदा। बिहार में 90% जलोढ़ मृदा है। सबसे उत्तरी भाग में तराई क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ, तो यहाँ तराई मृदा है और इस तराई मृदा की विशेषता है कि इसका रंग भूरा हल्का पीला होता है। लवण और ह्यूमस इसमें अधिक होते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम होती है और धान, पटसन और गेहूं और जौ अधिक उत्पादन किया जाता है इसमें। इसके बाद आपका खादर आता है। खादर ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है और बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। यह नदियों के द्वारा लाए गए उपजाऊ तत्वों से निर्मित होती है। इसके बाद बल सुंदरी है, ये चूना और क्षार युक्त होती है, ये क्षारीय मृदा है। इसके बीचों बीच में ताल या टाल मृदा है। ये वर्षा में जलमग्न रहती है लेकिन अधिक उर्वर होती है और दलहन की फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके बाद बांगर है, ये रोहतास आदि के कैमूर, रोहतास के क्षेत्र में बांगर है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा है और ये धान, गेहूं, बाजरा, गन्ना और अरहर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद करेल और केवाल है, ये अपशिष्ट मिट्टी है, इसमें बालू के कण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। धान हो गया, अरहर हो गया, गेहूं हो गया, इसमें भी उत्पादन किया जाता है। इसके बाद लाल मिट्टी और या बलथर मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी भी है, बलथर है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ये कम उपजाऊ है। इसमें लोहा अधिक पाया जाता है, बालू की मात्रा अधिक है। इसमें मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि का। तो ये आपकी बिहार की मृदा है। मैप पर इनको देखिएगा। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होंगी, याद हो जाएंगी।
मैप देखेंगे तो आपको ये मेंस में भी फायदा करता है। आप मैप बनाकर जब चीज़ों को दर्शाते हैं। मिट्टियों की बर्बादी के कारण भी पूछे जाते हैं, तो प्रदूषण से रिलेटेड आप इसमें जोड़ दीजिए। वनों का कटाव है, वृक्षारोपण करके इनको बचाया जा सकता है, प्रदूषण की कमी रखी जा सकती है। क्षार अधिक बढ़ रहा है, कचरा प्रबंधन करना चाहिए सीवर का पानी जाने से या पॉलीथीन के जमाव से। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जो इसकी उपजाऊपन को कम करते हैं, तो इनसे इसका बचाव किया जा सकता है। मिट्टियाँ, बिहार की समस्त मिट्टियों को, मृदाओं को हमने मैप पर देखा। अब मृदा से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं पर बात कर लेते हैं। तो आइए इन्हें हम लिखित रूप में देख लेते हैं। बिहार की लगभग 74% भूमि पर कृषि की जाती है, जिसमें कुल जनसंख्या 88.7% जनसंख्या कृषि एवं इसके सहवर्ती कर्म पर निर्भर है। यहाँ 34 प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं। व्यावसायिक कृषि कार्य के कारण बिहार की मिट्टियां निरंतर समस्याओं से ग्रसित होती जा रही हैं। बिहार की लगभग 30% भूमि समस्याग्रस्त है। पहाड़ी एवं पठारी भागों में अपक्षरण की समस्या है। मैदानी भाग में मिट्टी अपक्षरण का मुख्य कारण तटबंध कटाव तथा नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन है। मृदा अपरदन या मिट्टी अपक्षरण पर हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस समस्या के लिए कोसी नदी कुख्यात है। कोसी नदी के मार्ग परिवर्तन से मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया आदि जिले प्रभावित हैं। महानदी घाघरा, गंडक एवं गंगा नदी भी किनारे को काटती है। कैमूर, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका आदि जिलों के पहाड़ी भागों में मिट्टी अपक्षरण की समस्या है। यहाँ अपक्षरण नदियों के कारण होते हैं। बिहार में मिट्टी संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मिट्टी अवकर्षण है। अवकर्षण के कारण मिट्टी का पोषण गिरता जा रहा है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मिट्टी की गहराई भी कम होती जा रही है। इसमें स्थानिक भिन्नता है। जल तथा वायु की प्रभावाधीन मिट्टी की ऊपरी परत कट कर बह जाती है, जिसे मिट्टी अपरदन कहा जाता है। बिहार में मिट्टी अपरदन का कारण वनोन्मूलन है। उपजाऊ क्षेत्रों में अति सिंचाई से मिट्टी के संस्तरों का नमक ऊपर आकर मिट्टी को लवणीय बनाता है और उसकी उर्वरता को नष्ट कर देता है। पर्याप्त ह्यूमस के अभाव में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी कठोर हो जाती है और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। बिहार के उपजाऊ मिट्टियों वाले मैदानी भाग में अत्यधिक उपज लेने के लिए अधिकाधिक रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है। इससे मिट्टी प्रभावित हो रही है। बिहार में मिट्टी क्षरण, चादरी कटाव, नलिका कटाव और मिट्टी कटाव रूपों में क्रियाशील है। चादरी कटाव और नलिका कटाव उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां वर्षा अधिक होती है तथा वनस्पतियों का अभाव होता है। फलस्वरूप उपजाऊ भूमि बंजर में बदलती जा रही है। बिहार में मिट्टी क्षरण की समस्या है। बिहार की लगभग 30% भूमि अपक्षरण की समस्या से जूझ रही है। दक्षिण के पठारी भागों में भूक्षरण पठारी क्षेत्र की नदियों के कारण होता है। यह समस्या दक्षिण के कैमूर, गया, नवादा, बांका, जमुई, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में अधिक है। मिट्टी अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी के उपजाऊ तत्व अपरदित होकर अनियंत्रित चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है तथा बंजर भूमि की समस्या भी उत्पन्न होती है। बिहार में 461.62-4.61% हेक्टेयर भूमि बंजर एवं अकृष्य है। 2018-19 इसलिए बिहार सरकार ने जमीन में अंतर्निहित उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए जैविक कृषि के प्रोत्साहन को कृषि रोडमैप का अंग बनाया है। बिहार के जिलों में सर्वाधिक बंजर अकृष्य भूमि क्षेत्रफल बांका, जमुई, गया, वैशाली, शेखपुरा में सबसे कम बंजर व अकृष्य भूमि है। इसके बाद मृदा अपरदन पर हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें उसके प्रकार, उसके कारण, शक्तियाँ, रोकथाम, उपाय सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
धन्यवाद।